ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, किसमें आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन ये भी है, इसके हर एक पार्ट, हर एक लाइन आपके लिए एक नए नए क्वेश्चन बनाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही आए, वो ये क्वेश्चन में भी पूछेगा, 2 नंबर में भी पूछेगा, कहां से कैसे पूछेगा उसको मैं बता रहा हूं। अगर मान लो यही क्वेश्चन सेम आ गया तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो उसके लिए हेडिंग लिखोगे क्या, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, चाहे उत्सर्जी स्पेक्ट्रम आप हेडिंग लिख देंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज आप देखो, ध्यान से सुनो, रिटर्न नहीं है। आप जानते हो कि सामान्य तौर पे, मैं इस पे लिखूंगा नहीं, केवल आप सुन लीजिए। सामान्यतः हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होता है। सामान्यतः परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु कहां होता है, अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहता है। कब तक रहेगा, जब तक उसको बाहर से कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो जब वो बाहर से ऊर्जा मिलती है तो न्यूनतम ऊर्जा स्तर से वो कहां जाता है, ऊपर की तरफ। कहां जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ऊपर जब जाता है, ऊपरी कक्षा में जाता है, तो वहां सिर्फ 10⁻8 सेकेंड ही रुकता है। कितना, 10⁻8 सेकेंड ही रुकता है। उसके बाद फिर ऊपरी कक्षा से कहां आता है, निचली कक्षा में वापस आता है। तो जब वापस आएगा तो प्रकाश का क्या करता आता है, उत्सर्जित करते आता है। प्रकाश का उत्सर्जन करने आता, उत्सर्जन करते आता है। तो जब उत्सर्जन करते आएगा तो क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगी, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है। तो वो डायरेक्ट मान लो तीसरी कक्षा में चला गया, तो तीसरी से डायरेक्ट 1 में भी आ सकता है, या तीसरी से 2 में आए, 2 से फिर 1 में आए। या मान लो कोई ऐसा परमाणु है जो 1 से 5वीं कक्षा में चला गया, तो 5 से वो सीधे 1 में भी आ सकता है, फिर 5 से 4 में आए, 4 से 2 में आए। इस तरह से अपने निचली कक्षाओं से होते हुए वो अपने सबसे निचली कक्षा में आता है। तो एक प्रकार का क्या मिलता है, वो स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, देखो जनरली समान तौर पे आप पढ़े हो कि किसी भी परमाणु की यानवी कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु की यानवी कक्षा का ऊर्जा क्या होता है, -RHC/n²। क्या सर दिखा रहे, प्रथम ऊर्जा स्तर से, प्रथम ऊर्जा स्तर से कहां पहुंचे, दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए, दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए। तो E= अब क्या लिखोगे बताओ, E2 - E1 है ना। तो यहां पे E1 की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको हम लिख देते हैं क्या, -RHC/n1²। क्या ले लिए, n1। ठीक। और E2 की वैल्यू क्या हो जाए, -RHC/n2²। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू जब रखोगे E= तो क्या रखोगे यहाँ पे, -RHC/n2² माइनस क्या हो जाएगा, प्लस RHC/n1²। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, E=RHC कॉमन लेना, इसको इधर ला देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n1² - 1/n2² हो जाएगा ना। अब E क्या है, E वही प्लैंक क्वांटम बड़े होना, जैसे n क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, n= क्या है, क्वांटम संख्या है। और क्वांटम संख्या क्या बताती है, उनकी कक्षाओं की संख्या बताती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो E जो है, जब क्वांटम संख्या है तो E तुम्हारे क्वांटम ऊर्जा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, h/ν। और यहाँ पे क्या लिखोगे, RHC 1/n1² - 1/n2²। H से H कैंसिल, तो ये न्यू की वैल्यू निकली, यानी फ्रीक्वेंसी निकल गई कितना, RC 1/n1² - 1/n2²। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताओ, न्यू की जगह क्या लिख सकते हो, C/λ। जब यहाँ पे C/λ लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा RC 1/n1² - 1/n2²। C से C कैंसिल, यहाँ पे तुम्हें फार्मूला मिल गया, 1/λ = R 1/n1² - 1/n2²। ये मेन फार्मूला है। और यही 1/λ को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्यों की संख्या। किसकी संख्या, तरंगदैर्ध्य की संख्या 1/λ। तो ये मेन, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो परमाणु जो है ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आ रहा है प्रकाश का उत्सर्जन करते हुए, वह उसका तरंगदैर्ध्य का फार्मूला क्या हो गया, 1/λ = R 1/n1² - 1/n2²। अब यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रम हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो
कि हम यहां बनाते हैं, ये फार्मूला हो गया, ये n1 इक्वल टू, मान लो क्या हो जाए, पहला n1 इक्वल टू क्या हो जाए, 1, और n2 इक्वल टू क्या हो जाए, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऊपरी कक्षाओं तक जाए। तो इसके लिए सबसे पहले स्पेक्ट्रम बनाने के लिए क्या बनाओ, आप पहले यहां ले लो n1, n1 इक्वल टू 1, उसके बाद क्या बनाओ, n2 इक्वल टू 2, उसके बाद n3 इक्वल टू 3, इसके बाद छोटा छोटा कर देते हैं, n4 इक्वल टू क्या हो गया, 4, ये क्या हो जाएगा 5, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 6, 7, और लास्ट में यहां बना लो क्या, अनंत, ये n इक्वल टू क्या हो जाए, अनंत। ठीक है, फाइनाइट, तो इनफाइनाइट में जब आता है तो वहां ऊर्जा क्या हो जाती है, जीरो, यानी वो ऊर्जा उसको जीरो गया, वो बाहर चला गया। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि जब n1 इक्वल टू यहाँ क्या रखते हो 1, पहला यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू क्या हो 2, 3, 4, 5, तो क्या होता है, लाइमन श्रेणी। क्या होगा, लाइमन श्रेणी के लिए n1 इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखोगे क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये तुम्हारा किसके लिए निकला, लाइमन के लिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब n2 इक्वल टू 2 रखोगे, n2 इक्वल टू 2 रखोगे, ठीक है, तब सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य मिलेगा। क्या मिलेगा, सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य मिलेगा, और उसकी वैल्यू कितना आती है, कितना आता है, रखोगे यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू, या लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, चलो यहाँ पे लिख देता हूं, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, r 1 का स्क्वायर इंटू माइनस यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 2 रखोगे कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे जब हल करोगे तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3r/4, कितना आ जाएगा, 3r/4 हो जाएगा ना। अब एक वैल्यू बताए थे तुम लोगों को, 1/r की वैल्यू कितना, 912, कितना बताए थे, 912। तो जब ये वैल्यू रख के हल करोगे तो कितना आएगा जी, 16 12 आ रहा है ना, 12 16, 12 16, एक ध्यान रखना, 12 16, ये सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य है। कितना है, सबसे, लाइमन श्रेणी का सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य अगर पूछेगा, पूछता है लाइमन श्रेणी का सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य के लिए, तो n2 की वैल्यू क्या रखोगे, 2, और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य पूछेगा क्या रखोगे, n2 इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन r, अरे भाई ये इनफाइनाइट मतलब जीरो हो गया, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r केवल बचा ना, या लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, केवल 1/r, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 912 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य कितना है, 912, और सबसे बड़ा 1216, किसके लिए, लाइमन के लिए। तो अब यहां बनाओगे आप, देखो ये 2 से कहां आ सकता है, 1 में, फिर 3 से 1 में आ सकता है, फिर 4 से 1 में आ सकता है, फिर 5 से 1 में आ सकता है, फिर 6 से 1 में आ सकता है, फिर इससे 1 में आ सकता है, और यह जो ऊर्जा उत्सर्जन कर रहा है उसको कहते हैं पराबैंगनी क्षेत्र। ये ध्यान रखना, वही क्वेश्चन पूछा है, किसमें होता है पराबैंगनी, ध्यान रखना क्या पूछा है, श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में है, तो किसमें है, पराबैंगनी क्षेत्र। लाइमन श्रेणी किसमें होता है, पराबैंगनी, ये लाइमन श्रेणी हो गई। ऐसे ही दूसरा क्या है बताओ, बामर, बामर के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, 2, और n2 की वैल्यू 3 4 5, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, लैम्डा इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, r, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। समझे बात को। तो अब यहाँ पे n2 इक्वल टू क्या रखोगे, 3, तो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य मिलेगा, सबसे बड़ा, और n2 की वैल्यू क्या रखोगे, इनफाइनाइट, तो सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य मिलेगा, सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज और रखना, जब n2 इक्वल टू 3 लिखोगे तो मिलेगा एच अल्फा, क्या मिलेगा, एच अल्फा। n2 इक्वल टू 4 रखोगे क्या मिलेगा, एच बीटा, पूछ देता न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना, केवल बामर श्रेणी में ही होता है 3, बता दे, अल्फा बीटा और डेल्टा बता देना। और n2 इक्वल टू क्या रख दोगे, 5, तो क्या मिल जाएगा, एच गामा, और n2 इक्वल टू 6 रख दोगे क्या मिल जाएगा, एच
डेल्टा तो किसमें होता है, सिर्फ बामर श्रेणी में होता है। किसमें होता है, बामर में, और इसमें न्यूमेरिकल पूछता है। और यह किसके श्रेणी में आएगा, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 2 में आएगा, ध्यान रखना। ये कहां आएगा, 2 में, सॉरी ये उल्टा बना दिए, ये इससे 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो एक किस क्षेत्र में पड़ता है, दृश्य भाग में, ध्यान रखना, किसमें, दृश्य भाग में। ठीक है, तो ये हो गया बामर श्रेणी। उसके बाद क्या है, श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी के लिए क्या बताओ, n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू 3 और n2 इक्वल टू 4 5 6। तो यहाँ पे 1 अपन लेमडा की वैल्यू रख दो r, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपन n2 का स्क्वायर। बाकी आप जब यहाँ पे 4 रखोगे तो सबसे बड़ा मिलेगा, और इनफाइनाइट रखोगे तो सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य, और इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे ये बना दो। ठीक है, और ये किसमें होता है मालूम है, यह किसमें होता है, अवरक्त भाग में। किसमें, अवरक्त भाग में, याद रखना, ये पराबैंगनी भाग है, यह दृश्य भाग, और इसके बाद जितने होंगे सब किसमें होंगे, अवरक्त भाग में। तो ये तुम्हारा उसके लिए हो गया, इसके लिए ब्रैकेट के लिए। ऐसे ही फुंड पार्शियल है ना, पार्शियल है, पार्शियल श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा बताओ, पार्शियल श्रेणी के लिए वही वैल्यू हो जाएगा, n1 इक्वल टू क्या, 4, n1 इक्वल टू, ये मैं, अच्छा ओ उल्टा फुंड सही है उसको, ये पार्शियल है, पार्शियल श्रेणी। पार्शियल श्रेणी के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और n2 की वैल्यू 4 5 6। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, लेमडा इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पूछेगा सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य, सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य, सबसे बड़े के लिए क्या रखोगे, यहाँ पे 4, क्या रखोगे, n2 की वैल्यू 4, क्योंकि 3 के बाद क्या आ रहा है, 4, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वाला क्या होता है, सबसे छोटा। ठीक है, तो उसके लिए आप यहां बना दोगे, देखो ये आपका हो गया पार्शियल श्रेणी। अब ये किसमें है, अवरक्त में। और उसके बाद क्या है तुम्हारा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए n1 की वैल्यू 4 और n2 की वैल्यू 5 6 7 7। यहां पर 1 लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो सबसे बड़ा पूछे क्या रखोगे, 5, और सबसे छोटा पूछेगा तो इनफाइनाइट। देखो सब जगह यहां बताया हूं, देखो n1 की वैल्यू 1 है, सबसे बड़ा पूछेगा क्या रखोगे, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2। इसमें देखो 2 सबसे बड़ा पूछेगा क्या आएगा, 3। इसमें सबसे बड़ा पूछेगा क्या आएगा, 4। ऐसे ही सबसे बड़ा पूछेगा तो 5, और सबसे छोटे के लिए हमेशा इसकी वैल्यू क्या रखोगे, अनंत। बाकी n1 वही रहेगा। तो ये आपका ये पार्ट हो गया। ये किसमें होगा, अवरक्त में ही। किसमें होगा, अवरक्त में ही। और लास्ट में तुम्हारा क्या आ गया, फुंड। इसमें आ गया फुंड। इसकी वैल्यू भी हो जाएगी क्या बताओ, r फार्मूला सीधे लिख रहा हूं, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब n2 इक्वल टू क्या हो गया, 6 जब रखोगे तो सबसे बड़ा, और n2 इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो सबसे छोटा। और ये भी किसमें आएगा, बोलो किसमें आ जाएगा, अवरक्त में। तो एक चीज ध्यान रखना, लाइमन पराबैंगनी में है, बामर सिर्फ दृश्य भाग में, बाकी तीनों किसमें होते हैं, अवरक्त क्षेत्र में। और बाकी ये फार्मूला देखो याद हो गया ना, इससे निकाल सकते हो नहीं, बोलो समझ आया, कर लोगे, ऐसे बना सकते, ऐसे ही बना देना, बहुत ज्यादा उसमें कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बड़ा छोटा और ये बामर वाला जरूर ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये सिर्फ किसमें होता है, बामर में ही। यानी n2 इक्वल टू 2 में ही केवल होगा। 3 रखोगे तो अल्फा, 4 रखोगे तो बीटा गामा और डेल्टा। ठीक, ठीक है ना, इसको अभ्यास कर लो, तैयार है।